हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग जानते होंगे कि हम लोगों का चल रहा है प्लेटो में हम लोग पढ़ रहे हैं प्लेटो के आदर्श राज्य के विकास के चरण। प्लेटो के आदर्श राज्य के विकास के चरण, प्लेटो ने जो है आदर्श राज्य के विकास के 3 चरण बताए हैं। पहले चरण में इन्होंने बताया कि उत्पादक वर्ग का विकास होता है। उत्पादक वर्ग का प्रमुख गुण जो है वह है संपत्ति प्रेम और क्षुधा। दूसरे वर्ग में इन्होंने बताया सैनिक वर्ग का विकास होता है। सैनिक वर्ग का प्रमुख गुण जो है चेतना और साहस है। तीसरा वर्ग इन्होंने बताया कि दार्शनिक शासक वर्ग का विकास होता है और दार्शनिक शासक का जो है प्रमुख गुण है विवेक। तो यह रहा 3 चरण। हमने बताया था कि बारी बारी से हम लोग जो है तीनों चरणों का विधिवत जो है अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चरण उत्पादक वर्ग में जो विकास होता है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। प्लेटो ने बताया कि आर्थिक आवश्यकताओं के आधार पर, किसके आधार पर? आर्थिक आवश्यकताओं के आधार पर क्या होता है? राज्य की उत्पत्ति होती है। आर्थिक आवश्यकताओं के आधार पर जो है राज्य की उत्पत्ति होती है, क्योंकि अर्थ का जो मामला है वह व्यक्ति जो है अकेले पूरा नहीं कर सकता है। जो अर्थ का मामला है वह अकेले व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता है, बल्कि एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होती है। इसलिए जो है प्लेटो ने बताया कि राज्य जो है मानव समाज की आर्थिक आवश्यकताओं से उत्पन्न होता है। राज्य जो है मानव समाज की आर्थिक आवश्यकताओं से उत्पन्न होता है और इसमें भी कोई आत्मनिर्भर नहीं है। कोई भी व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं है, क्योंकि अकेला कोई भी व्यक्ति अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। व्यक्ति जो है एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। क्या होते हैं? व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक दूसरे के माध्यम से जो है अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मानव की आर्थिक आवश्यकता जो है राज्य को एकता के सूत्र में बांधने वाला प्रथम तंतु है। क्या है? प्रथम तंतु है। क्या है? प्रथम तंतु है एकता के सूत्र में बांधने वाला। राज्य जो है मानव समाज की जो आर्थिक आवश्यकता है, ध्यान से समझिएगा, मानव समाज की पहले चरण में जो है आर्थिक आवश्यकता पर जो है प्लेटो ने अत्यधिक ध्यान जो है आकर्षित किया है। क्या किया? अत्यधिक ध्यान आकर्षित किया है किस पे? मानव की आर्थिक आवश्यकता पर। प्लेटो ने कहा कि मानव की आर्थिक आवश्यकता ही राज्य को जो है एकता के सूत्र में बांधने वाला प्रथम तंतु है। क्या है? प्रथम तंतु है। कोई भी व्यक्ति अपने आर्थिक जीवन की समस्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। पारस्परिक सहयोग से सभी अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को अधिक से अधिक मात्रा में पूर्ति करने में सफल होते हैं। कोई भी व्यक्ति जो है अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को अकेले नहीं पूरा कर सकता, बल्कि जो है वह क्या होते हैं? एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक दूसरे के माध्यम से जो है अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसलिए जो राज्य है, जो मानव की आर्थिक आवश्यकता है, वह राज्य को एकता के सूत्र में बांधने वाला क्या है? प्रथम तंतु है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब व्यक्ति अपने द्वारा तैयार की गई समिष्ट प्रदान करे, जब व्यक्ति जो है अपने द्वारा तैयार की गई वस्तुओं का क्या करती? आदान प्रदान करती है। जब व्यक्ति जो है अपने द्वारा तैयार की गई समस्त वस्तुओं का क्या करती? आदान प्रदान करती है। मतलब अपने द्वारा तैयार की गई वस्तुओं को दूसरे को देती है और दूसरे के द्वारा तैयार की गई वस्तुओं को खुद खरीदती है या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तब क्या चलता है?
तब जो है यही क्या है, समाज का आधार है। और एक दूसरे से क्या होता है, व्यक्ति बंधा हुआ होता है, एक दूसरे से व्यक्ति बंधा होता है। जब व्यक्ति अपने द्वारा तैयार की गई वस्तुएं समिष्ट प्रदान करे और अपनी आवश्यकताओं की वस्तु समिष्ट से प्राप्त करे, आर्थिक जीवन की वस्तु इसी प्रकार आदान प्रदान, श्रम विभाजन तथा आर्थिक जीवन की वस्तुओं का आदान प्रदान से जो है क्या होता है, इसी प्रकार जो है किसका, राज्य का संचालन होता है। इसी प्रकार क्या होता है, राज्य का संचालन होता है। जब हमारे द्वारा तैयार की गई वस्तुओं को दूसरा कोई खरीदता है और दूसरे द्वारा तैयार की गई वस्तुओं को हम जो है उसका उपयोग करते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में, यह इसी तरीके से क्या होता है, राज्य का संचालन होता है। श्रम तथा विभाजन तथा कार्य विशेषी, यही इन्होंने कहा कि जो है श्रम विभाजन तथा कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत का जन्म होता है। श्रम विभाजन तथा कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत का जन्म होता है। इन्होंने आर्थिक आधार पर आदान प्रदान को उचित ठहराया। अगर क्वेश्चन पूछा गया क्या प्लेटो ने जो है आर्थिक आदान प्रदान को उचित ठहराया है, तो आपका आंसर क्या होगा, क्या प्लेटो ने आर्थिक आधार पर आदान प्रदान को उचित ठहराया है, तो क्या होगा आंसर, यस होगा। हाँ, प्लेटो ने जो है आर्थिक आधार पर आदान प्रदान को उचित ठहराया है। यही जो है इनके विकास के प्रथम चरण की क्या है, रीढ़ है। प्रथम चरण की रीढ़ क्या है, आर्थिक आदान प्रदान। ध्यान से समझिएगा आप लोग, आर्थिक आदान प्रदान को उचित ठहराया। यह जो है राज्य की एकता का स्रष्टा है। यही जो है राज्य की एकता का प्रथम तंतु है या प्रथम चरण है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। प्रत्येक व्यक्ति ऐसे काम में लगाया जाए, इन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे काम में लगाया जाए जिसे प्रकृति ने उसको उसी के लिए बनाया हो, जिसको प्रकृति ने उसको उसी के लिए बनाया हो। एक व्यक्ति को एक काम दिया जाए तब प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वयं का कार्य करेंगे। एक व्यक्ति को एक ही कार्य दिया जाए तब प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने कार्य को करेंगे। इन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे काम में लगाया जाए जिसके लिए प्रकृति ने उसका चयन किया है, जिसके लिए प्रकृति ने उसका चयन किया है। किसने कहा है, प्लेटो ने कहा है। प्लेटो ने क्या कहा है, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे काम में लगाया जाए जिसके लिए प्रकृति ने उसका चयन किया है। हर व्यक्ति जो है, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक काम नहीं कर सकता है। प्लेटो के अकॉर्डिंग प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक काम नहीं कर सकता है। अगर कोई बच्चा पैदा हुआ, उसका लगाव किस तरफ है, इंजीनियरिंग की तरफ है। अगर उसे आप आर्ट बनाने के लिए कह देंगे तो उसकी क्षमता का ह्रास होगा। इसलिए प्लेटो ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रकृति के अनुसार काम दिया जाए और प्रत्येक व्यक्ति को जो है, प्रत्येक व्यक्ति को एक ही काम करने की छूट दी जाए, मतलब एक ही काम करने को दिया जाए। प्रत्येक व्यक्ति को जो है एक ही काम करने के लिए दिया जाए, तब वह जो है सही तरीके से काम कर सकता है और सही तरीके से उसका विकास होगा। जब सही तरीके से उसका विकास होगा तो सही तरीके से जो राज्य डेवलप होगा। क्या होगा, सही तरीके से राज्य डेवलप होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। प्रथम चरण में उस वर्ग का विकास होता है, प्रथम चरण में उस वर्ग का विकास होता है जिसे प्लेटो ने उत्पादक वर्ग कहा, जिसे प्लेटो ने उत्पादक वर्ग कहा। उत्पादक वर्ग का प्रमुख गुण जो है क्या है, प्रमुख गुण जो है उसका संपत्ति प्रेम है और क्षुधा है। क्या है, प्रमुख गुण क्या है, संपत्ति प्रेम तथा क्षुधा है। प्रथम चरण में जो है प्लेटो ने जो है दो सिद्धांतों का विकास किया था। पहला जो है श्रम विभाजन का सिद्धांत, दूसरा जो है कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत।
पहला जो है श्रम विभाजन का सिद्धांत, दूसरा जो है कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत। आप लोग समझ गए होंगे। प्रथम चरण क्या है? आर्थिक आवश्यकताओं के आधार पर क्या होता है? राज्य की उत्पत्ति होती है। आर्थिक आवश्यकता के आधार पर राज्य की उत्पत्ति होती है। प्लेटो ने कहा कि जो है प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति जो है अकेले नहीं कर सकता है, इसलिए जो है आर्थिक आदान प्रदान उचित है। इसलिए आर्थिक आदान प्रदान उचित है और प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रकृति के अनुसार काम दिया जाए। एक व्यक्ति को एक ही काम दिया जाए जिससे उसका जो है उस काम के प्रति संपूर्ण विकास हो और वह अच्छे तरीके से काम करे। जब वह अच्छे तरीके से काम करेगा तो उस व्यक्ति का विकास होगा। जब उस व्यक्ति का विकास होगा, समाज का विकास होगा और जब अच्छा समाज बनेगा, अच्छा व्यक्ति बनेंगे तो आदर्श राज्य स्वयं बन जाएगा। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। इन्होंने प्रथम चरण में जो है उत्पादक वर्ग का विकास माना और उत्पादक वर्ग का प्रमुख गुण जो इन्होंने बताया संपत्ति प्रेम बताया और दूसरा इन्होंने क्षुधा बताया। संपत्ति प्रेम और क्षुधा। प्रथम चरण में जो है दो सिद्धांतों का विकास होता है, श्रम विभाजन का सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है कि कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत। प्रथम चरण आप लोग समझ गए होंगे। अगर कहीं दिक्कत हो तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रथम चरण में आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या रखना? आर्थिक आवश्यकता। क्या ध्यान रखना? आर्थिक आवश्यकता। ठीक है, आर्थिक आवश्यकता जो है समस्त चीज की जननी है प्लेटो के प्रथम चरण में। चलिए दूसरा चरण हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दूसरे चरण में राजनीतिक उत्पत्ति का दूसरा चरण जो है तब प्रारंभ होता है जब प्लेटो ने उस वर्ग के निर्माण योजना प्रस्तुत करता है जो राज्य जो है साहस तथा उत्साह का प्रतिनिधि है। क्या है? दूसरा चरण क्या करता है? राज्य के साहस तथा चेतना का प्रतिनिधि करता है। ध्यान से समझिएगा, दूसरा चरण जो है किसका प्रतिनिधि करता है? साहस तथा चेतना का प्रतिनिधि करता है। प्रथम चरण किसका प्रतिनिधि करता है? प्रथम चरण किसका करता है? संपत्ति प्रेम तथा क्षुधा का प्रतिनिधि है। और दूसरा चरण किसका है? साहस तथा चेतना का, साहस तथा उत्साह का प्रतिनिधि है। साहस तथा उत्साह या चेतना भी आप बोल सकते हैं, कहीं कहीं चेतना भी दिया जाता है। साहस, चेतना या उत्साह ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, उसके लिए सॉरी। चलिए, क्या है दूसरा चरण? क्या है दूसरे चरण? किसका प्रतिनिधि है? दूसरा चरण जो है प्रतिनिधि है साहस तथा उत्साह का। किसका प्रतिनिधि करता है? साहस तथा उत्साह का। मनुष्य सिर्फ जो है आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति से क्या होता है? संतुष्ट नहीं हो जाता है। मनुष्य जो है केवल अगर उसकी आर्थिक आवश्यकता पूर्ति हो जाती है तो क्या आप संतुष्ट हो जाते हैं? आपको भोजन पानी सब चीज मिल जाता है तो क्या आप संतुष्ट हो जाते हैं? नहीं। प्लेटो ने कहा कि मनुष्य की जब आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तब भी वह संतुष्ट नहीं होता है। तब भी वह क्या? संतुष्ट नहीं होता है। वह अपनी सांस्कृतिक इच्छाओं को तृप्त करना चाहता है। किसकी? सांस्कृतिक इच्छाओं को तृप्त करना चाहता है। ध्यान से समझिएगा, उसमें आर्थिक आवश्यकता की मनुष्य तृप्त करता है प्रथम चरण में। दूसरे चरण में जो है किसकी तृप्त करता है? मनुष्य सांस्कृतिक इच्छाओं की तृप्त करता है। किसकी? सांस्कृतिक इच्छाओं की। सांस्कृतिक इच्छाओं की जो है मनुष्य क्या करना चाहता है? तृप्त करना चाहता है। जिसमें उन्होंने कहा संगीत, साहित्य, काव्य, कविता, कला। क्या क्या है? संगीत, साहित्य, काव्य, कविता, कला।
विभिन्न वस्तुओं की तृष्णा होती है। मनुष्य के अंदर जो है सिर्फ आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति की तृष्णा नहीं होती है, बल्कि जब आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तब मनुष्य के अंदर जो है सांस्कृतिक इच्छाओं की तृप्ति की इच्छा जागृत होती है, जिसके अंतर्गत आता है संगीत आएगा, साहित्य आएगा, काव्य आएगा, कविता आएगा, कला आएगा। विभिन्न वस्तुओं की तृष्णा होती है, मनुष्य के अंदर विभिन्न वस्तुओं की तृष्णा होती है और इन विभिन्न वस्तुओं की प्राप्ति हेतु जो है, इन विभिन्न वस्तुओं की प्राप्ति हेतु किसकी आवश्यकता होगी? अधिसंख्यक लोगों की आवश्यकता होगी। किसके? अधिसंख्यक लोगों की, बहुत लोगों की आवश्यकता होगी। किसकी होगी? अधिसंख्यक लोगों की, बहुत लोगों की आवश्यकता होगी। और जब अधिसंख्यक लोग जो है निवास करेंगे तो उनके भरण पोषण के लिए जो है विशाल भूप्रदेश की आवश्यकता होगी, विशाल भूप्रदेश की आवश्यकता होगी। मनुष्य जो है आर्थिक आवश्यकताओं की तृप्ति ही नहीं चाहता, बल्कि जब मानव की आर्थिक आवश्यकताओं की तृप्ति हो जाती है तो वह अपनी सांस्कृतिक इच्छाओं की तृप्ति करना चाहता है। सांस्कृतिक इच्छाओं के अंतर्गत जो आता है संगीत, साहित्य, कला, काव्य आता है और इन विभिन्न वस्तुओं की मनुष्य के अंदर क्या होती है? तृष्णा होती है। इन विभिन्न वस्तुओं की प्राप्ति हेतु अधिसंख्यक लोगों की आवश्यकता होती है और जब अधिसंख्यक लोग जो है निवास करते हैं तो उनके भरण पोषण की उनके जो है भरण पोषण के लिए किसकी आवश्यकता होगी? विशाल भूभाग की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? विशाल भूभाग की आवश्यकता होगी। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, इसके आगे हम लोग देखते हैं। विशाल भूप्रदेश, और जब विशाल भूप्रदेश जो है अधिकृत हो जाता है, विशाल भूप्रदेश जो है भरण पोषण के लिए अधिकृत हो जाता है, तब क्या होगा? तब उसके लिए क्या होगा? युद्ध होता है। उसके लिए क्या होता है? युद्ध हो जाता है। जब विशाल भूप्रदेश जो है अधिकृत हो जाता है तो उसके लिए क्या करने की आवश्यकता होती? युद्ध करने की आवश्यकता होती है। उसके लिए किसकी आवश्यकता है? होती है युद्ध करने के लिए आवश्यकता होती है। और जब युद्ध करने की आवश्यकता होती है तो किस वर्ग का उदय होता है? सैनिक वर्ग का उदय होता है। सैनिक वर्ग का उदय होता है। इन्होंने किस प्रकार बताया कि सैनिक वर्ग का उदय होता है? मानो कि जब आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति ही मनुष्य नहीं चाहता, बल्कि वह अपनी सांस्कृतिक तृष्णा को भी पूर्ति करना चाहता है। जब वह सांस्कृतिक तृष्णा को पूर्ति करना चाहता है तो बहुत लोगों की आवश्यकता होती है और जब बहुत लोगों की आवश्यकता होगी तो उनके भोजन पानी की भी आवश्यकता होती है। भोजन पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए फिर किसकी आवश्यकता होगी? विशाल धरातल की आवश्यकता होती है। और जब विशाल धरातल अधिकृत हो जाता है तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? युद्ध की आवश्यकता होती है। जब युद्ध की आवश्यकता होती है तब किस वर्ग का उदय होता है? सैनिक वर्ग का उदय होता है। तब जो है सैनिक वर्ग का उदय होता है। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। सैनिक वर्ग जो है मानव के आत्मा का जो है साहस का प्रतीक है। मानव की आत्मा के साहस का प्रतीक है। किसका? साहस और उत्साह का प्रतीक है। साहस और उत्साह का प्रतीक है। सैनिक वर्ग का मुख्य कार्य जो है बाहरी आक्रमण से राज्य की रक्षा करना। सैनिक वर्ग का मुख्य कार्य क्या है? बाहरी आक्रमण से राज्य की रक्षा करना, बाहरी आक्रमण से राज्य की रक्षा करना, आंतरिक शांति और सुरक्षा कायम करना, आंतरिक शांति और सुरक्षा कायम करना। सैनिक वर्ग का मुख्य कार्य क्या है? बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करना, आंतरिक शांति और सुरक्षा कायम करना, आंतरिक शांति और सुरक्षा कायम करना। आप लोग समझ गए होंगे। सैनिक वर्ग को प्लेटो ने जो है प्रहरी की संज्ञा दी। किस चरण को प्लेटो ने जो है प्रहरी की संज्ञा दी? किस वर्ग को प्लेटो ने जो है प्रहरी की संज्ञा दी? तो सैनिक वर्ग को जो है प्लेटो ने प्रहरी की संज्ञा दी है। क्वेश्चन पूछा जाता है किसको जो है प्लेटो महोदय ने जो है
प्रहरी की संज्ञा दी है। तो किसको दी है? सैनिक वर्ग को जो है प्लेटो ने जो है प्रहरी की संज्ञा दी है। आप लोग समझ गए होंगे। उनकी तुलना जो है रखवाली करने वाले कुत्तों से की है। उनकी तुलना जो है रखवाली करने वालों कुत्तों से की है। किससे की है? रखवाली करने वाले कुत्तों से की है। किसकी तुलना? सैनिकों की तुलना जो है रखवाली करने वाले कुत्तों से की है। चेतना और साहस मुख्य गुण है। चेतना और साहस, कहीं कहीं उत्साह रहता है, कहीं कहीं चेतना रहता है, कहीं कहीं साहस रहता है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। प्रहरी की संज्ञा सैनिक वर्ग को, उनकी तुलना किससे की है? कुत्तों से। किससे की है? कुत्तों से, रखवाली करने वाले कुत्तों से की है। प्रमुख गुण क्या है? साहस और चेतना या उत्साह। आप लोग समझ गए होंगे। तीसरा चरण हम लोग देखते हैं। तीसरा चरण जो है तब प्रारंभ होता है जब सैनिक वर्ग में से ही राज्य के विवेक तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वोच्च वर्ग का निर्माण करता है। सैनिक वर्ग में से ही, सैनिक वर्ग में से, जैसे सैनिक वर्ग है, किसी उसी में से कुछ व्यक्तियों के अंतर्गत जो है चेतना या उत्साह की कमी होगी और विवेक का गुण अधिक होगा। जिसमें जो है विवेक का गुण अधिक होगा वही दार्शनिक शासक बन जाएगा। वही क्या बनेगा? दार्शनिक शासक बनेगा। प्लेटो के अकॉर्डिंग, प्लेटो के अनुसार, प्लेटो ने कहा कि जो सैनिक वर्ग होता है उसी में से कुछ लोगों के अंदर जो है उत्साह की कमी होती है और विवेक की अधिकता होती है। जब विवेक की अधिकता होती है तो वही कुछ व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं? शासक वर्ग का निर्माण करते हैं। उसी में से कुछ व्यक्तियों का शासक वर्ग का, जिसके पास क्या होता है? विवेक ज्यादा होता है। क्या होता है? जिसके अंतर्गत विवेक ज्यादा होगा, उत्साह कम होगा, वही शासक वर्ग के अंतर्गत आएगा। वही शासक वर्ग के अंतर्गत आएगा। सैनिक वर्ग में से ही राज्य के विवेक तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वोच्च वर्ग का निर्माण करता है। सैनिक वर्ग जो है उत्साह में विवेक पाया जाता है, लेकिन उसमें से कुछ लोगों के अंतर्गत जो है उत्साह की अपेक्षा विवेक जो है अधिक पाया जाता है। और जब विवेक अधिक पाया जाएगा तो ऐसे लोग जो है दार्शनिक शासक के वर्ग में आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? दार्शनिक शासक वर्ग में आते हैं, जिनके अंतर्गत विवेक अधिक पाया जाएगा, उत्साह कम पाया जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। विवेक के अंतर्गत दो गुण पाए जाते हैं। पहला जो है विवेक से व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है, विवेक से व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। और दूसरा जो है विवेक से व्यक्ति जो है प्रेम करना सीखता है, विवेक से व्यक्ति प्रेम करना सीखता है। यह रहा जो है प्लेटो के आदर्श राज्य के विकास के चरण। मुझे लगता है कि विधिवत आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज जरूर बताइएगा, एक बार फिर से पढ़ा दूंगी। धन्यवाद।